हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किया था। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पूरे मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके इसका प्रशासन है, इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वैदेशिक स्थिति क्या क्या रही है, इनके बारे में आज देखेंगे। और ये चर्चा करेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, बढ़िया से देखिए, क्योंकि आपके आगामी सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है स्तंभ लेख के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख, स्तूप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इनकी संख्या क्या है, 7 है दोस्तों, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख है आपके। ठीक है, स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, 7 है, जो 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है, मतलब दिल्ली से 2 प्राप्त हुए हैं ना। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी अभिलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अन्य नाम क्या है, ये रानी अभिलेख है। इस स्तंभ लेख का क्या नाम है, अन्य नाम रानी अभिलेख। ठीक है, इसमें नाम नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत पूछेगा तो इसमें पूछेगा कि किस स्थान से प्राप्त हुआ है करके। ठीक है, या किस शासक ने इसको कहाँ ट्रांसफर किया, ऐसे पूछेगा। ठीक है, देखिए दिल्ली क्या है, मेरठ की छोटी लता। ठीक है, दिल्ली स्तंभ लेख क्या है, मेरठ छोटी लता में। दिल्ली क्या है, टोपारा बड़ी लता। इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। ठीक है, छोटी लता, बड़ी लता, ये क्या है, इनके अभिलेख। ठीक है, फिर देखिए क्या है, रामपुरवा, लौरिया, अरिराज, लौरिया, नंदनगढ़। ठीक है, ये क्या है आप इनके प्रमुख स्तंभ लेख है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए अब पढ़ेंगे क्या, लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख कहने का अर्थ यह है कि इसमें क्या है आपको, तो यहाँ देखिए इसमें अशोक के राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इनमें देखिए लघु स्तंभ लेख में सारनाथ क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश। रुक्मिनदेई नेपाल की तराई, नेपाल में ये क्या है प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्तूप पे। तो स्तूप पे अगर चर्चा करें तो देखिए स्तूप क्या है, तो ये क्या है आपके, अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। लगभग 84,000 स्तूपों का इन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार ये इसका वर्णन मिलता है। अगर बात करें इनको तो एक शासक हुए शुंग वंश के, है ना, पुष्य सॉरी क्या बोलते हैं, इसके वंश हुए एक सोंग वंश के शासक, पहले ही शासक हुए थे। उन्होंने क्या किया, इनकी जो जितने भी स्तूप है 84,000, इनको क्या किया, तहस नहस कर दिया था। ये एक ब्राह्मण शासक थे। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपका क्या है, सांची का स्तूप। रायसेन मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप कहाँ है करके, रायसेन। ठीक है, क्योंकि आपको ना जगह का भी नाम याद करना पड़ेगा कि रायसेन है कि सतना है करके। ठीक है, रायसेन सांची में है। ठीक है, सांची के स्तूप रायसेन में है। भरहुत का स्तूप के बारे में देखें तो भरहुत का स्तूप क्या है, सतना मध्य प्रदेश में है। वह धर्मराजिका का स्तूप तक्षशिला का निर्माण अशोक ने करवाया था। ये सब क्या है, इनके प्रमुख स्तूप के बारे में है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं स्तूप मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। ठीक है, मौर्य कला का क्या है, सबसे अच्छा नमूना है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए अशोक के स्तंभ। ठीक है, ये अशोक का स्तंभ, सारनाथ स्तंभ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो निर्माण कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था दोस्तों। लायन कैपिटल वर्तमान में सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है। लायन कैपिटल जो कि अशोक स्तंभ में 4 4 लायन के बारे में बताया गया ना, जो कि अभी हम लोग जितने भी नोट्स वगैरह जितने भी रुपये हैं उसमें दिखते हैं अशोक का स्तंभ के रूप में। ठीक है, फिर देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, 7 फीट आधार सहित बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा सा और देखें तो 1950 में, ठीक है, 1950 में अशोक स्तंभ को शीर्ष भाग जिसमें कमल फूल, ऊपर को गोलाकार, आधार में घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह का अंकित है। इनके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र को भारत तिरंगा के मध्य में ग्रहण किया गया है दोस्तों, है ना। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते को आदर्श वाक्य माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या पूरा वर्णन है। कभी कभी कोई नहीं जान पाते कि इसको कैसे कैसे किए है, इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि इसको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने माइंड में रख लेना कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। ठीक है, आपको पूछेगा कैसे, तो आपको सबसे पूछेगा तो उसके जगह के बारे में पूछेगा, या कब उसको अपनाया गया ये पूछेगा। ठीक है, फिर देखिए
राजकीय कला का सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रगुप्त का प्रसाद। मतलब क्या है, राजकीय कला का सबसे अच्छा नमूना या उदाहरण देखें तो चंद्रगुप्त का प्रासाद है। ये आप सबसे अशोक का एकात्मक स्तंभ क्या है, धम्म प्रचार हेतु निर्मित था। अशोक के सांची और सारनाथ स्तंभों पर घर एक द्वार पर एक साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित है। सांची के और सारनाथ के स्तंभ है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, सारनाथ वाला। तो वैसी अगर बात करें सांची और सारनाथ में, तो आपका क्या है ये दोस्तों, एक साथ 4 सिंह की आकृति मंडित है। क्योंकि हम लोग देखते हैं 3 सिर दिखता है, लेकिन 4 रहता है ना, वो उस तरफ 3 दिशा दिख पाता है, लेकिन चौथा नहीं दिख पाता। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट बोल रहे हैं स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। मतलब स्तंभ में अगर देखिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो आपका स्तंभ सारनाथ का है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह हैं जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें क्या है, आपके 4 सिंह हैं, यही क्या है, शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ बोल रहे हैं सिंहों के मस्तक पर चक्र 24 तीलियां स्थापित है जो शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, धर्म के प्रतीक माना गया है। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, अब देखेंगे सांची के स्तूप के बारे में। अगर सांची के स्तूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि सांची कहाँ है, आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। अशोक सम्राट द्वारा निर्मित किया गया है। सांची का प्राचीन नाम क्या था, काकड़ाय और बौद्ध श्री पर्वत। ठीक है, ये आपका प्राचीन नाम है। कभी कभी पूछ देगा काकड़ाय किसका प्राचीन नाम है या सांची का प्राचीन नाम क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या करता है, वो खोज कर बनाता है। आजकल देखिए एडवांस हो गए हैं, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कहने करते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं, आपको 8 ऑप्शन दे रहा है। मतलब 1 2 3 4 करके दे रहा है, फिर उसका ABC करके ऑप्शन बना रहा है। थोड़ा हमको भी डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ आपको सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सांची का स्तूप विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अब सारनाथ का तो नहीं है, लेकिन सांची का क्या है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी के कहने पर एकाश्म स्तंभ और स्तूप विहार का निर्माण करवाया है, अपनी रानी के कहने पर। ठीक है, अशोक ने। फिर देखते हैं, है ना, तो बुद्ध के शिष्य मोगलायन और सारिपुत्र की अस्थियां कांच की मंजूषा में दर्शन हेतु रखी गई है। बुद्ध के जो शिष्य हैं मोगलायन और सारिपुत्र, इन दोनों के अस्थियों को क्या कर दिया इन्होंने, मंजूषा के में दर्शन हेतु रखी गई है। ठीक है, फिर देखिए दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ, गुप्तकालीन मंदिर, संग्रहालय, ये सब क्या है, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल माने गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इस थोड़ा सा बारे में। अति महत्वपूर्ण तथ्य है आपके बारे में, तो क्या क्या हुआ, किसने खोज किया, क्या किया, ऐसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए अति महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको देखिए, तो इसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टिकैंथलर ने किया। ठीक, खोज टिकैंथलर ने किया, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं। फिर पढ़ा किसने दोस्तों, तो पढ़ने का कार्य किया 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा है कि खोज किसने किया, ये आपका व्यापम में या PSC में आया है एक बार, और इसको आप आने के चांसेस रहते हैं, या किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट लेवल हो या चाहे नेशनल लेवल हो, किसी भी एग्जाम में क्या है ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता प्राप्त किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ये खोज किसने किया और पढ़ा किसने, इसको आप याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का क्या था, प्रांतपति था या गवर्नर था। ठीक है, ये पूछा है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अशोक के गवर्नर यवनराज तुषास्य ने सुदर्शन झील के नहर बनवाया। अब सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, पुष्यगुप्त ने करवाया, किसके कहने पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। लेकिन इसी में नहर किसने निर्माण कराया, तो यवनराज तुषास्य ने। यवनराज तुषास्य को, जो कौन है, अशोक के गवर्नर हैं, नहर बनाने का कार्य किया। भारत में अभिलेखों, है ना, द्वारा जनता को संबोधित करने का श्रेय अशोक को है, कि उन्होंने सबसे प्रथम अशोक ने ही भारत में किया था। इसकी प्रेरणा उन्हें ईरानी शासक डेरियस दारा प्रथम ने से डेरियस का सिविल, ये आपको इंपॉर्टेंट है, डेरियस से क्या मिला था, उनको प्रेरणा मिला था। ठीक है, फिर देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखिए कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता या नदी या झेलम नदी किनारे श्रीनगर शहर का या नगर का स्थापना किया। मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, इसके समय नियुक्त प्रतिवेदक
घटनाओं की सूची देते। ये प्रतिवेदक कौन होते थे? तो प्रतिवेदक आपका क्या करते थे? सूचनाओं घटनाओं का सूचना दे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, राज तिलक के समय अशोक की आयु 15 वर्ष 6 माह थी, मतलब वो बच्चे ही थे अभी फिलहाल। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, राज्याभिषेक के 20 वर्ष में। मतलब ये भी पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष में अशोक ने क्या किया था? लुम्बिनी की यात्रा की थी। गौतम बुद्ध वाला उनका जन्म स्थान है भाई। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है ऐसा माना जाता है। मैंने इन्हों पहले से भी बता दिया है कि 7वां अभिलेख। कलिंग विजय कब किया गया? तो कल राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया अशोक ने? कलिंग विजय किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार। तो कभी कभी पूछ देगा कि कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तो तोसली थी। ठीक है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासन बना। मतलब कहने का ठीक है कि अशोक उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले इतने क्रूर थे या इतने क्रूर व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 99 सब 100 भाई थे तो 99 भाई को हत्या कर दिया और अपने 100वें स्थान पर क्या हुआ? उन्होंने शासक का स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखिए फिर देखिए, देवनाम प्रियम, देवनाम प्रियदर्शी अभिलेखों में अशोक को संबोधन ऐसा किया गया। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए और क्या दिया है यहाँ पर? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय गोला अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने स्वयं को बुद्धशाक्य कहा राज्याभिषेक से संबंधित मास्को शिलालेख अभिलेख में, लघु शिलालेख में। बुद्ध साक्य कहा, बुद्ध साक्य इन्होंने किया अपने आप को। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुराणों में अशोक वर्धन कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के नाम का उल्लेख है। ये नाम नहीं, नाम है ना। ठीक है, ये नाम का उल्लेख है, आप याद रखना, ये नाम है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए हमारा यहाँ क्या बोल रहा है आपको? तो इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ कैसे है, क्या है। तो अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात, मतलब 13वां शिलालेख क्या है? कलिंग विजय के बारे में है। तो आज देखते हैं अभी कलिंग विजय के बारे में कैसे हुआ है। तो ये देखिए आपको दोस्तों, कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ प्रभाव, ऐसे हम लोग देख चुके हैं कलिंग विजय के बारे में। किसके लिए प्रसिद्ध था? समुद्री लुटेरों से बचने के लिए इन्होंने आक्रमण किया था, साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। सॉरी दोस्तों। लेकिन अभी देखिए यहाँ क्या है, इसमें क्या हुआ? करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख क्या हुए? बंदी बनाए गए, जिससे इस भीषण नरसंहार हुआ से अशोक ने क्या हुआ? उनका मन द्रवित हो उठा और उन्होंने क्या किया? युद्ध त्यागने की घोषणा की। और आगे अगर देखें तो इन्होंने निग्रोध के प्रवचन में आकर क्या किया? प्रभावित होकर राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। दीपवंश महावंश के अनुसार इनका क्या है? वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष अपनाया। और ये भेरी घोष क्या है और धम्म घोष क्या है? तो भेरी घोष नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा की घोष जो युद्ध के लिए होता था, उस नीति को छोड़कर इन्होंने क्या किया? धम्म घोष, मतलब ये धर्म या बौद्ध धर्म के संबंधित ये घोष के क्या हुआ? अपनाया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे क्या है इसमें। तो इन्होंने अशोक के साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या किया? अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कैसे कैसे किया? तो अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर पश्चिमी सीमा तक प्रांत में देखिए तो अफगानिस्तान से दक्षिण में है ना, अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक क्या हुआ? इनका क्या प्रचार था। मतलब एक बहुत बड़े राज्य के क्या थी? ये साम्राज्य के क्या थे? एक शासक थे। ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ था। नेपाल में ललित पतन नामक नगर बसाया तिब्बती जनशक्ति के अनुसार। मतलब देखिए आपका क्या है, श्रीनगर को किन्होंने बसाया? झेलम नदी के किनारे पर अशोक ने बसाया। लेकिन यहाँ नेपाल में भी ललित पतन नामक नगर का निर्माण कहा गया, इसने किया। ठीक है, फिर देखिए नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। अभिलेख कर नीति की जानकारी इन्हें पर यहाँ पर देखने को मिलता है। रुक्मिणदेही अभिलेख में कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। ये क्या है? आपका अभिलेख में मिला है। ठीक है, मैंने बता दिया भेरी घोष क्या है, धम्म घोष क्या है, देख लेना। नहीं, फिर देखिए यहाँ क्या है? निगलीवा स्तंभ लेख, ये भी क्या है? आपको नेपाल के तराई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राज तरंगणी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। देखिए राज तरंगणी में क्या है? पहले शिव की पूजा करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? निग्रोध के प्रवचन से प्रभाव में आकर उन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर दिया। लेकिन उन्हें दीक्षित करने का जो था निग्रोध, तो उपगुप्त में इन्होंने दीक्षित किया। ठीक है, फिर देखिए
अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक दूसरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, या कैसे हम कह सकते हैं कि ये जीर्णोद्धार का प्रचारक था शिव भगवान का? तो ये आपका शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अशोक का सहयोगी सेनापति राधागुप्त था। अब ये राधागुप्त कौन था? तो ये राधागुप्त कौन थे? ये तो कौटिल्य के पुत्र थे। ठीक है, फिर देखिए अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अशोक के उत्तराधिकारी के संबंध में विद्वानों ने इस संबंध में मतभेद है कि कह नहीं सकते कि किन्होंने किए। तो देखिए संभवतः तिवर, जलोक, कुणाल, महेंद्र अशोक के पुत्र थे। अधिकांश इतिहासकार ने कुणाल को क्या है अशोक का उत्तराधिकारी मानते थे, है ना। फिर देखिए आगे फिर देखते हैं इसमें, लेकिन बाद में देखिए कुणाल के बाद उसका पुत्र दशरथ सम्राट बना। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसने नागार्जुन की गुफाएं अजीकों को समर्पित किया। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, है ना। चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कुछ फॉल्ट आ गया था। चलिए फिर देखिए अंतिम सम्राट कौन थे? वृहदत्त थे। ये आपको याद करना है कि वृहदत्त जो है वो अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अशोक के अभिलेख की खोजकर्ता। ठीक है दोस्तों, अब अशोक के जो अभिलेख हैं उनके खोजकर्ता कौन कौन है, कि किस किस को किन्होंने खोजा है? तो देखिए आपको यहाँ देखिए देखना है पड़ेगा। दिल्ली मेरठ स्तंभ का खोज किन्होंने किया? पेड्रे टिकैंथलर ने 1750 में। फिर दिल्ली टोपारा, है ना, टोपरा या दिल्ली टोपरा, कैप्टन पोलियर ने 1785 ईस्वी में। अब ये देखिए इसको पूछेगा नहीं दोस्तों, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। बराबर व नागार्जुनी गुफा का खोज किन्होंने किया? हैरिंगटन ने किया 1785 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख लेफ्री टरेंट ने किया 1822 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बट ने 1834 ईस्वी में। ये क्या है आपका खोज किया दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए आगे देखिए इनमें क्या है। तो ये आगे आपका क्या मिलेगा? शाहबाज गढ़ी का खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 में किया। और देखिए आगे तो धौली अभिलेख का किट्टी ने किया, किट्टी है या हाँ किट्टो है शायद, और 1837 में किया दोस्तों। भाब्रू शिलालेख का अभिलेख शिला कैप्टन बर्ट ने 1840 में। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर एलियट 1850 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी में, है ना। फिर देखते हैं आगे क्या है इसमें, है ना। ये देखिए आपका आगे है रामपुरवा शिलालेख अभिलेख कार्लाइल, है ना, कार्लाइल ने 1872 में किया दोस्तों। मानसेहरा का कैप्टन ले ने 1889 में। निगाली सागर फिहरर 1895 ईस्वी में। रुक्मिनदेई या फिहरर ने किया 1896 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभ का R.L. स्टाइन ने 1905 ईस्वी में किया है दोस्तों। आप इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैं थोड़ा सा इसलिए क्या है पर बता दिया हूँ। मास्की अभिलेख बिडेन ने किया 1906 ईस्वी में। क्या है, मैंने इसे थोड़ा सा बताने के कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा बन जाए, आपका समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी के बारे में अगर देखें तो अधिकारी वर्ग देखिए उनका कार्य क्या था, यहाँ से क्वेश्चन प्राप्त होता है। देखिए अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह होता था, अमात्य मंत्रिमंडल कह सकते हैं। ठीक है, अग्रामात्य मतलब प्रधानमंत्री का पद, वर्तमान जो पीएम है वो। महामात्य कहने का प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी, मतलब अमात्य नगरों का अधिकारी कौन होता है? ये प्रदेष्टा याद रखिए, प्रदेष्टा कभी कभी पूछ देगा कि मंडल का प्रमुख है प्रधान अधिकारी, ये आपको थोड़ा सा याद करना है दोस्तों। ठीक है, कुछ कुछ अधिकारी को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद करते चलिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्ट्रोनोमाई नगर का अधिकारी होता था। देखिए उस समय भी क्या नाम था, है ना, अजीब नाम। रूपदर्शक सिक्कों की जांच करता प्रधान अधिकारी, सिक्कों की जांच करने वाला कौन था? रूपदर्शक। ठीक है, सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। समाहर्ता कर निर्धारण करने का सर्वोच्च अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारघर का संरक्षण। आप इसको थोड़ा सा कुछ अपने तरीके से बनाने के देखिए, ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा 2-4 बार इसको अगर याद नहीं होता तो 2 से 4 बार, 2 से दिन में या हफ्ते में 3 बार 4 बार आप इसको देखते चलिए, बार बार देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए धम्म महामात्र कैसे समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना कौन किसका कार्य था? तो धम्म महामात्र का। ठीक है, अंतः महामात्र का है सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला क्या अधिकारी? अंत महामात्र था। स्त्राध्यक्ष मतलब महिलाओं की नैतिक उच्च आचरण देखने वाला अधिकारी कौन था? स्त्राध्यक्ष था। राजू कौन था? साम्राज्य में न्याय और राजस्व के अधिकारी था। युक्तक क्या था? युक्तक
जिला में राजस्व वसूली करने का प्रमुख अधिकारी था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राज्यों के युक्त स्तराध्यक्ष, ये तीनों आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। एक क्या है आपका महात्माय पर्षद, ठीक है, महात्मा पर्षद गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था कौन, महात्मा पर्षद। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ये है मौर्यकालीन अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, मौर्यकालीन अध्यक्ष के बारे में देखिए थोड़ा सा वर्णन है इसमें, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। मौर्य काल में अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में काम करने वाले अधिकारी थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी, 27 थी। ये 27 को याद रखिए, कुछ कुछ को इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सूराध्यक्ष, ये सूराध्यक्ष मतलब कहने का अर्थ है आप कई विषयों का अध्यक्ष है। मुद्राध्यक्ष मतलब राजकीय चिन्ह, मुद्रा, पासपोर्ट से संबंधित अधिकारी थे। शुल्काध्यक्ष मतलब राजकीय धन जुर्माने से संबंधित अधिकारी थे। तक्षणाध्यक्ष मतलब टकसाल का अध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष मतलब राजकोष का खजाने के प्रमुख अधिकारी थे। तौहाध्यक्ष लौहाध्यक्ष मतलब लौह अधिभाग का अध्यक्ष, ये लौहा है ना, तौहा नहीं है लौहा है। थोड़ा सा इसमें पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा वो बन गया, जिसके थोड़ा अभद्र आ गया है, या हमने जो ये लोगो डाला है अपना वो थोड़ा सा आपका कलर प्रिंटेड हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। देखिए आकाराध्यक्ष मतलब खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष मतलब राजकीय भूमि, सूत्राध्यक्ष मतलब कताई सुनाई और सूत्र से सूत्र में बांधते हैं ना, तो इसे सूत्र अध्यक्ष करके कहते हैं। कोष्ठागाराध्यक्ष मतलब कोष्ठागार का अध्यक्ष है। स्वर्णाध्यक्ष मतलब कोष्ठागार का अध्यक्ष। क्या है ये, क्या है आपका लवणाधर अध्यक्ष है, ठीक है, सॉरी लवणाध्यक्ष है ना, सॉरी आपको क्या है ये ऐसी दिया है इस वजह से हो गया है दोस्तों, ये आप गलत मत समझना है ना इसको। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसका क्या है, नमक विभाग का अध्यक्ष। अब क्या है, लवण से संबंधित है ना, इसलिए क्या है लवण अध्यक्ष है ना। ठीक है, आप लवण अध्यक्ष करके पढ़ सकते हैं, नमक विभाग का संबंधित। फिर संस्था अध्यक्ष मतलब क्या है आपका व्यापार प्रबंधक था। ठीक है, व्यापार प्रबंधक। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आपका क्या है, ये गणिकाध्यक्ष मतलब गणिकाओं या व्यवसायों का निरीक्षक करने वाला। पत्तनाध्यक्ष मतलब बंदरों का अधिकारी। द्विताध्यक्ष मतलब जुआ या निरीक्षक, ये सब। नवाध्यक्ष मतलब पशु निरीक्षक। नौकाध्यक्ष मतलब जलमार्ग का संबंधित। विविताध्यक्ष मतलब चारागाहों का अध्यक्ष। ये आपको एक झलक देखना है, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते। बंधनागाराध्यक्ष मतलब जेल विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष मतलब कसाई खाने का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष मतलब अगर बात करें तो इस समय स्थानीय निर्णय करने वाला अधिकारी। पन्याध्यक्ष राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष था। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो कि आपके एग्जाम में पूछे, फिर भी टॉपिक में है तो इसको शामिल कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन है। कुन्याध्यक्ष मतलब वनों से संबंधित कार्यों का अध्यक्ष होता था। आयुधाध्यक्ष मतलब अस्त्र शस्त्र के निर्माण कारखाना का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष मतलब नाप तौल का बाट तराजू का अध्यक्ष। सैन्य विभागाध्यक्ष मतलब अश्वरथ पदाती और तथा गज सेना के विविध अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये रहा क्या बोल रहा है, मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ। ठीक है, मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ मतलब कहने का अर्थ है कि इनमें क्या है, इनकी संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए मौर्यकालीन तीर्थ में देखिए, मौर्य में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। देखिए आपके वो मैंने पढ़ाया 27, ये पढ़ रहे हैं आपका 18। इनको आप थोड़ा सा देखते चलिए, मैंने इनका शायद पढ़ाया है या नहीं पढ़े हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। मंत्री एवं पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। और देखिए युवराज जो राजा का पुत्र था उत्तराधिकारी था। सेनापति सेना नायक व्यवहारिक दीवानी न्यायालय और प्रतिष्ठा, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लिए है ना, हाँ, लेकिन इसमें कुछ को नहीं पढ़े, जैसे कि मंत्रिपरिषद अध्यक्ष मतलब मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। कर्मांतिक इसको नहीं पढ़े। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। प्रसाता, ये प्रसाता आपका पूछा हुआ एग्जाम है। राजकीय आज्ञाओं के लिपिबद्ध तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रधान अधिकारी कौन था आपका, ये प्रसाता था। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपका क्या, दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। दुर्गपाल मतलब देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल मतलब समवर्ती दुर्गों का रक्षक। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। अंतर्वर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। दवारिक मतलब राजमहल का प्रबंध देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 8वीं, ये 8वीं क्या है, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए
आगे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्या है, ये प्रांतीय शासन। ठीक है, ये प्रांतीय शासन के बारे में अगर देखें तो यहाँ क्या है आपका, तो प्रशासनिक इकाई और प्रमुख या मुखिया। देखिए प्रांत के क्या थे, कुमार या आर्यपुत्र, प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। फिर मंडल देखिए प्रदेष्टा या प्रादेशिक था। जिले देखिए स्थानिक था। और 10 गांव क्या था, गोप कहलाता था उस समय ना। 10 गांव क्या था, गोप उसके प्रमुख अधिकारी थे। ग्राम के क्या है आपको देखें तो ग्राम का क्या है आपका, ग्रामी। सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम ही सबसे छोटी इकाई थी। गोप क्या है, जन्म मरण का विवरण करने वाला अधिकारी क्या था, गोप कहलाता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिल जाता है। तो देखते हैं कि स्थानिक क्या है, तो बिक्री कर वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था उस समय, स्थानिक कहलाता था। मौर्य सेना 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही, 9,000 क्या है आपके हाथी, 8,000 रथ हैं। नौसेना का प्रमाण कहाँ मिलता है, अशोक के काल में मिलता है। ठीक है, हाँ ये देखिए आपका। फिर देखते हैं सैन्य प्रशासन 6 विभाग करते थे, जिसमें से 5 सदस्य प्रत्येक विभाग में देखने को मिलता था। हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना, अश्वरोही सेना, नौसेना, यातायात या रसद आपूर्ति सेना। ठीक है, ये 6 प्रकार के सेना स्वयं विभाग करते थे। इनमें से प्रत्येक में 5-5 प्रकार के सदस्य होते थे। पाटलिपुत्र का वर्णन 30 सदस्यीय समिति द्वारा, जिसमें 6 विभाग थे, पाटलिपुत्र का वर्णन ऐसे करते थे। तो देखिए इसमें क्या क्या होता था, तो जनगणना, विदेश यात्री, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, कर, शिल्पकला, ये सब क्या है इनके 6 विभाग प्रमुख थे दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये आ जाता है हमारा मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में। ये मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है, इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। अब देखिए जितने भी अगर देखना चाहेंगे तो आय का प्रमुख स्रोत आपको भूमि ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय हम लोग एक कृषि प्रधान देश है हमारा देश। इस काल में भूमि कर उपज का 1/, ये 6वां भाग था। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है ना। समस्त भूमि राजा का होता था या राजा की होती थी। इस काल में पूर्वी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष था। ठीक है, कोई मुझे कमेंट करके बताना कि ये ताम्रलिप्ति और भृगु कक्ष का वर्तमान नाम क्या है करके। ठीक है, मैं पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर देखिए मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। ये देखिए उस समय ऐसे प्रावधान होते थे। इस समय अगर प्रावधान लगा दिया तो सरकार क्या बोलेगा, तानाशाही बन रहा है ऐसा बोलेगा, है ना। तो ये तानाशाही ही था उस समय। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सिक्के मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं मयूर, है ना, मयूर था आपका दोस्तों, पर्वत और अंधचंद्र की छाप, ये क्या है वाली आहत रजत मुद्राएं चलते थे। अशोक के सिक्के कसारपण चांदी के, पण चांदी, काकनी तांबा, सुवर्ण, है ना, काकनी तांबा, सुवर्ण क्या है सोने से निर्मित, माशक क्या है तांबे से बना होता था। तो आपको क्या याद रखना है, कसारपण चांदी, चांदी, तांबा, सोना, इन सबको याद रखना है कि कौन सा किस धातु से बना हुआ है करके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखें तो यहाँ बोल रहा है रूप दर्शक। हमने पढ़ चुका है रूप दर्शक के बारे में। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहते थे। प्रधान उद्योग क्या था, तो सूती वस्त्र का बहुत उद्योग उस समय प्रचलन में था। मौर्य काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। सबसे अधिक आय संख्या किसानों की थी और भूमि कर बता दिया ना कि सबसे आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर था। ठीक है, अदेव मातृक मतलब भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा है ये अच्छी खेती होती थी, उसे क्या करते थे, अदेव मातृक भूमि कहते थे। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या है, सीता भूमि। तो सीता भूमि अर्थात सरकारी भूमि जिसकी देखरेख के सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, मतलब सरकारी भूमि को सीता भूमि करते हैं। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। भाग क्या है, भूमि कर में राजा का एक हिस्सा, उपज का 1/6 हिस्सा होता था, बता था। हिरण्य क्या है दोस्तों, वह कर जो अन्य अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था, हिरण्य कहलाता था। ठीक है, आगे देखिए वार्ता क्या है, तो कृषि पशुपालन एवं व्यापार से संयुक्त रूप से कहा जा गया, अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया। कृषि पशुपालन एवं व्यापार को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, वार्ता कहा गया। रेशम का आयात चीन से किया जाता था। मौर्य व्यापार में स्थल एवं जल दोनों मार्गों से क्या होता था, व्यापार का कार्य होता था। शोपारा क्या है, पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था उस समय। ठीक है, और वही क्या है उस समय क्या बोलते थे, जो नाम लिया है ना उस समय वही होगा ना। भारत से मिस्र को निर्यात हाथीदांत, सीपी, मोती रंग आदि क्या करते थे, भारत से मिस्र को ये निर्यात किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, ये क्या थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आगे ना बढ़ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ।
है ना। अगर एक ही क्लास में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि बार बार वीडियो बनाएंगे तो आप भी थोड़ा लगेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है करके ना। देखिए यहाँ केवल वैदेशिक नीति के बारे में देखें यहाँ, तो कौटिल्य की विदेश नीति अद्वितीय है। उन्होंने विदेश नीति में उचित अनुचित सभी पक्षों को अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने विष कन्या के प्रयोग का समर्थन किया है। विदेशी नीति में राजा को साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करना चाहिए, ये उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, इसके देखिए कि दो सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, एक मंडल सिद्धांत, एक षाडगुणीय। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य राजमंडल में 12 राज्य गिनाता है। इसके केंद्र में यह विजिगीषु राज्य को रखता है, 12 राज्यों को गिनाता है। षाडगुणीय मतलब षाडगुणीय का पालन करके कोई भी राज्य स्थिरता या विकास को हासिल कर सकता है। संधि, विग्रह, आसन, मान, संत्रय और दैवी भाव, द्वैयी भाव, ये क्या है आपके इनके प्रमुख षाडगुणीय के है दोस्तों। ये मंडल सिद्धांत कहा किससे प्रचलित है ऐसा पूछे तो आपको याद रखना है अशोक के मौर्य। ठीक है, देखिए फिर देखिए मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, ये आपको बस लगभग खत्म ही होने वाला वीडियो, थोड़ा सा एक बार सब्र करके देख लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति में देखिए तो मौर्यकालीन समाज में विषय में महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में इनकी क्या है मिलती है। अगर देखें चर्चा करें तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 भागों में विभक्त किया है ना, जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभा, ये क्या है इनके 7 भागों में मेगास्थनीज इनको वर्णन किया है इनका। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ क्या बोला जा रहा है आपको कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। मौर्यकालीन समाज में अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान था। स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति क्या है, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, मतलब इस समय क्या है, अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में देखें क्या थी, बढ़िया थी। देखिए यह क्या था, पुनर्विवाह एवं विनियोग का प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों का विवाह, विच्छेद, तलाक की अनुमति थी। गणिका या वेश्या ऐसी स्त्रियां जो वैवाहिक सूत्र में बंध कर या जीवन यापन करती थी, गणिका का रूपा जीवा कहते। ऐसी स्त्रियां जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, रूपा जीवा। ये गणिका और रूपा जीवा ये सब क्या है आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से याद करते चलिएगा। फिर देखिए कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ त्रयी धर्म कहा गया है। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ को त्रयी धर्म कहा गया है, जिसको हम लोग वेद त्रयी बोलते हैं ना। ठीक है, मौर्य काल में मूर्ति पूजा आरंभ था, मंदिरों की स्थापना होना शुरू हो गया था। तक्षशिला देखिए शिक्षा व साहित्य का प्रमुख केंद्र या प्रधान केंद्र कौन था आपका, तक्षशिला था। अगर बात करें कि मौर्य वंश के अंत के कारण क्या थे, तो यहाँ देखिए अंत के कारण देखिए तो अशोक का अहिंसक तथा शांतिप्रिय नीति क्या है, इनको क्या है एक ले डूबा, मतलब मौर्य साम्राज्य को। अगर वो अहिंसक नहीं बनती, हिंसक ही रहते या शांतिप्रिय नहीं रहते तो क्या होता, मौर्य साम्राज्य अच्छे से चलता। लेकिन क्या हुआ, इनकी नीति क्या हुई, इनको कमजोर कर दिया अहिंसक ने। ठीक है, फिर देखिए कमजोर उत्तराधिकारी DN झा के अनुसार जो आगे जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या हुए, कमजोर होने लगे, जिसलिए क्या हुआ, ये अंत हुआ इनका। फिर देखिए D कौशाम्बी के अनुसार संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति। भाई अब वो कमजोर हो गया है, अहिंसक कर दिया है, कमजोर हो गया है, तो कैसे इसकी स्थिति संकटग्रस्त नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ बस थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ दोस्तों, इसको मैंने नहीं बताया है कि यहाँ देखिए कौटिल्य का प्रशासन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 विधाओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या क्या उल्लेख किया है यहाँ देखिए, है ना, अनुवीक्षिकी, दर्शन एवं तर्क, त्रयी धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान, वार्ता, कृषि व्यापार आदि, है ना। और फिर देखिए दंड नीति, शासन कला और राजनीति शास्त्र, इनका क्या है इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों ये क्या है, अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दंड नीति। रचना काल 4वीं या 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। भाषा संस्कृत था। रचना गद्य पद्य शैली या चंपू शैली में। विषय क्या देखिए, सामग्री 15 अभिकरण को बांटकर इसका क्या किया गया है, ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ये कौटिल्य के अनुसार है। कौटिल्य का मत्स्य न्याय एवं अनुबंधवाद में क्या है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए कौटिल्य के अनुसार प्रारंभ में समाज के नियम विनिमय न होने के समाज में अराजकता व्याप्त था। इस कारण समाज में सबल राज था। इस अराजकता से परेशान होकर फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, परेशान होकर लोगों ने वैश्वत के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। मनु और प्रजा के बीच समझौता अनुबंध हुआ कि प्रजा राजा को अन्न की उपज का 6वां भाग देगी, व्यापार की आय का 10वां भाग तथा देखिए हरण्य की आय का कुछ भाग देगी। ये थोड़ा सा अटपटा है जो कि एग्जाम में नहीं आता, फिर भी मैंने टॉपिक के रूप में इसको एक बुक से देखा तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको डाल दिया दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या है आपका कौटिल्य का सप्तांत सिद्धांत क्या था, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड सेना,
और मित्र, ये क्या है, 7 सिद्धांत थे दोस्तों। देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक है दोस्तों, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट दिया गया है मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन बना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करके, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों, धन्यवाद आपको देखने के लिए।